नमस्कार, सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर प्राचीन भारत और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने यहाँ पर गुप्त काल तक कंप्लीट कर दिया था। अब हमारे थोड़ा सा यहाँ पर दक्षिण भारत का इतिहास है दोस्तों, और उसके बाद हमारा प्राचीन भारत यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राचीन भारत में हम देख रहे थे कि आपका जो है मौर्य साम्राज्य जो हमारा रहा, वो लगभग पूरे अखंड भारत में उसने अपना आधिपत्य बनाया था। उसके बाद दोस्तों करीब 500 साल तक ऐसी कोई भी शक्ति भारत पर नहीं रही जो जिसने अपना आधिपत्य संपूर्ण भारत में या अपने क्षेत्र का विस्तार कर पाया हो। उसके बाद दोस्तों आपका 240 ईस्वी के आसपास आपका जो है गुप्त वंश एक साम्राज्य का उदय होता है, जो कि लगभग आपका जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उसको कवर कर पाता है या उस पर अपना आधिपत्य जमा पाता है, परंतु संपूर्ण भारत पर वह भी अपना क्या है आधिपत्य नहीं जमा पाता। इसलिए आपका जो है सम्राट अशोक जिस समय थे मौर्य साम्राज्य में, तो उसने लगभग आपका जो है अखंड भारत पर अपना आधिपत्य रखा था, इसलिए उसे महान सम्राट कहा जाता है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के ख़त्म होने के बाद छोटे छोटे शासक हुए और उसके बाद आपका जो है दक्षिण भारत पर जो है कुछ राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया था, और उसी में आपका जो है लगभग में आप कहा जाए तो 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक आपका जो है दक्षिण भारत का इतिहास हमें देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों मुग़लों का आक्रमण होता है, बहुत सारे सम्राट होते हैं, अंग्रेज़ों का आधिपत्य होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हम आधुनिक भारत में दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग शासक होते हैं, परंतु प्राचीन भारत हमें यहाँ पर 1200 ईस्वी तक ही देखने को मिलेगा। किसमें दोस्तों? आपका दक्षिण भारत में। दोस्तों 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक जो यहाँ पर शासक हुए उनके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर दक्षिण भारत के इतिहास को हम दो भागों में बांटते हैं। एक था दोस्तों आपका संगम काल और दूसरा था दोस्तों दक्षिण भारत का राजवंश। तो एक तरफ आपका संगम वंश का शासन चल रहा था और एक तरफ आपका जो है दक्षिण भारत के जो अन्य राजवंश थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक आपका संगम काल माना जाता है, यानी यहाँ पर चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश 3 राजवंश यहाँ पर जो है शासन करते हैं, जिनको संगम काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम काल कहा जाता है, यानी ये एक दूसरे के साथ रहते थे। ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत में अलग अलग राजवंश होने लगे, जैसे पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, चालुक्य राजवंश और चोल राजवंश हम देखेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों आज देखते हैं हम आपका संगम काल। तो क्या देखेंगे? संगम काल। तो आज की वीडियो में संगम काल हमारा रहेगा। तो दोस्तों संगम काल की अगर हम बात करें तो इसका शुरुआत आपकी कब हुई है? संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा, यानी संगम काल का समय काल 100 ईस्वी से आपका 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। प्राचीन काल में तमिल कवियों के साथ सभाओं का आयोजन किया जाता था। क्या कहता है? जो उस समय के जो कवि होते थे उनके साथ सभाएं की जाती। क्या की जाती? सभाएं की जाती। और इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई, और इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। तो यानी उस समय के जो कवि होते थे वो क्या करते थे? एक संघ बनाते, यानी एक सभा बनाते थे, और जितने भी और वहाँ पर क्या है तमिल साहित्यों की रचना करते थे, और इन्हीं तमिल साहित्य को आपका जो है संगम साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य के। और इन्हीं साहित्यों से हमें दोस्तों इन राजवंश का स्रोत मिलता है, इसलिए इनको संगम काल भी कहा जाता है। तो यानी इस समय के जो कवि होते थे वो एक सभा में बैठकर साहित्य की रचना करते थे। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। किस समय में? 3 संगमों का वर्णन मिलता है, यानी आपकी 8वीं सदी तक ईस्वी तक आपका जो है 3 संगम यहाँ पर महत्वपूर्ण हुए। ठीक है, 3 संगम हुए यानी 3 सभाएं हुई, जिसमें पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। तो इन सभाओं को आपका जो है किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? पांड्य राजाओं द्वारा। किसके द्वारा? पांड्य राजाओं द्वारा इनको जो है संरक्षण प्रदान किया गया। प्रथम संगम जो आपका है मदुरा में हुआ था। कहाँ पर? मदुरा में हुआ था, और उस समय इसकी अध्यक्ष थे आपके ऋषि अगस्त्यार। कौन थे? ऋषि अगस्त्यार। दूसरा संगम आपका होता है दोस्तों कपाटपुरम अलैवे। किसमें? अलैवे तोलाकप्पियर। कौन सा? तोलाकप्पियर यहाँ पर अध्यक्ष थे। तृतीय संगम आपका होता है मदुरा में फिर से, और यहाँ पर अध्यक्ष होता है नक्कीरार। कौन होता है? नक्कीरार। तो दोस्तों आपको ये तीनों संगम याद रखना है कि प्रथम संगम कहाँ पर हुआ था, द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ और तृतीय संगम कहाँ पर हुआ। तो प्रथम और तृतीय संगम आपका मदुरा में हुआ है दोस्तों। प्रथम और तृतीय संगम आपका मदुरा में हुआ है, और द्वितीय संगम आपका कहाँ पर हुआ है? कपाटपुरम अलैवे में। इनके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे आपके ऋषि अगस्त्यार,
द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे आपके तोलाकापियार और तृतीय संगम का अध्यक्ष थे आपके नक्कीरार। कौन थे? नक्कीरार। तो दोस्तों ये तीनों संगम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संगम काल के राजनीतिक साहित्य की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 राजवंश हुए। कौन से हुए? इस समय आपके संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंश यहाँ पर हुए दोस्तों, चेर, चोल और पांडे। कौन से? चेर, चोल और पांडे। इनका शासन यहाँ पर रहा और इन्हीं राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों जो संगम काल में जो साहित्य लिखे गए यानी संगम साहित्य जो लिखे गए उनमें दोस्तों इन्हीं 3 राजवंशों के बारे में हमें देखने को मिलता है। कहा जाए दोस्तों तो यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर 3 राज्य आपके हुए, चेर, चोल और पांडे। ठीक है, तो 3 राजवंश हुए जो कि आपके कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। कृष्णा नदी आपकी है और इसके दक्षिण में ये 3 राजवंश हमें देखने को मिलते हैं, चेर, चोल और पांडे। कौन सा? चेर, चोल और पांडे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि कृष्णा नदी यहाँ पर है, महाराष्ट्र से जा रही है। ठीक है, और इसके नीचे का जो ये दक्षिणी भाग है यहाँ पर आपका जो है इन राजवंशों का उदय हुआ था। ठीक है, तो चेर, चोल और पांडे 3 राजवंश आप यहाँ पर हुए। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें चेर राज्य की, तो चेर राज्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था। और चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। क्या होता है? पर्वतीय देश। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश और यह सबसे प्राचीन राजवंश था आपका किसका? संगम काल का। तो संगम काल का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, संगम काल का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? चेर राजवंश। क्या है? चेर राजवंश आपका जो है सबसे प्राचीन राजवंश था। और चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश, यानी पर्वतीय देश आपका ये रहा था चेर राज्य। ठीक है, केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। ठीक है, तो केरल का प्राचीन नाम भी क्या कहा जाता है? चेर कहा जाता है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि केरल का प्राचीन नाम क्या था? चेर। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि केरल चेर किसका प्राचीन नाम था? तो किसका है? केरल का। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया था। किसको? वंजी अथवा करूर को बनाया था। किसने? चेरों ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? वंजी और करूर को। ठीक है, धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि चेर राजवंश का या चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है धनुष। कौन सा? धनुष। इतिहास में चेर के कवियों ने सेनगुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताए। तो चेर राजवंश का सबसे महान राजा कौन हुए दोस्तों? सेनगुट्टवन। कौन हुए? सेनगुट्टवन। तो आपको ध्यान रखना है कि चेर राजवंश का सबसे महान राजा कौन था? सेनगुट्टवन। और इसी को आपको क्या कहा जाता है? लाल चेर भी कहा जाता है। क्या? लाल चेर भी कहा जाता है। तो सेनगुट्टवन को ही आपका लाल चेर कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों कणगी पूजा यानी पत्नी पूजा। पत्नी को क्या कहा जाता है? कणगी भी कहा जाता है। दोस्तों आपको हिंदी में अगर पर्यायवाची पूछा जाए, पत्नी का पर्यायवाची क्या है? पत्नी का एक पर्यायवाची कणगी भी है। क्या है? कणगी। तो कणगी पूजा यानी पत्नी पूजा की शुरुआत भी लाल चेर ने ही की थी। तो आपका जो है सेनगुट्टवन, इसने क्या किया था दोस्तों? आपका पत्नी पूजा की भी शुरुआत की थी। तो पत्नी पूजा यानी पत्नी को क्या लक्ष्मी माना जाता है? तो लक्ष्मी की पूजा यानी पत्नी पूजा आपके किसने शुरुआत की थी? तो लाल चेर राजा ने की थी, सेनगुट्टवन में की थी। ठीक है, तो कणगी पूजा आपका जो है चेर राजवंश ने शुरू किया था। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा हुआ आदिगेमान। कौन? आदिगेमान। तो चेर राजवंश का एक और प्रसिद्ध राजा होता है कौन? आदिगेमान। आदिगेमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। किसकी? गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो आदिगेमान। किसने? चेर राजा आदिगेमान। किसने किया? चेर राजा आदिगेमान ने की थी। तो दक्षिण भारत में गन्ने की शुरुआत किसने की थी? गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी? आपका चेर राजा आदिगेमान ने की थी। तो ये भी एक यहाँ पर प्रसिद्ध राजा देखने को हमें मिलता है चेर राज्य में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला इसके बाद आता है चोल राजवंश। कौन सा? चोल राजवंश। अब चोल राजवंश की बात करें दोस्तों, चोल राज्य की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। क्या था? चोल राजवंश जो है बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश यहाँ पर माना जाता है। सबसे प्राचीन राजवंश था चेर और सबसे प्रसिद्ध जो राजवंश था वो कौन था? चोल वंश। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इसका पतन हो गया और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ था। तो यानी चोल राजवंश आपका 3री शताब्दी में आए, उसके बाद यहाँ पर पांड्य राजवंश आया और उसके बाद इनकी धीरे धीरे इनका पतन हो गया, परंतु 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हो गया। यानी 9वीं शताब्दी में फिर से शक्तिशाली शासक बनने लगे। तो 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। चोल राजवंश
के बारे में प्रथम जानकारी किसने दी थी? पाणिनि ने। तो पाणिनि ने अपनी रचना में अष्टाध्यायी में, पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो पाणिनि ने कौन से अष्टाध्यायी की रचना की थी? और अष्टाध्यायी में तो हमने दोस्तों जब मौर्य राजवंश हम पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था गुप्त काल में भी कि पाणिनि ने कौन सी रचना की थी? आपकी अष्टाध्यायी। किसकी? अष्टाध्यायी की। और वहीं पर हमने देखा था कि आपका जो है चोल वंश के बारे में जानकारी भी किसमें लिखी गई है? अष्टाध्यायी में लिखी गई है। तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। और इसमें हमें चोल राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो चोल राजवंश की प्रथम जानकारी किससे मिलती है? अष्टाध्यायी से। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा है चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी किससे मिलती है? तो अष्टाध्यायी से मिलती है। चोलों ने मंतूर, उर्रयूर और तंजावुर, ठीक है, मंतूर, उर्रयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो चोलों ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? मंतूर, उर्रयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। और चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? आपका बाघ। क्या था? बाघ। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है चोल राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह क्या था वो बाघ था, और चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? आपका धनुष। चोल वंश के प्रमुख 2 शासक हुए। तो यहाँ पर चोल राजवंश के हमें 2 प्रमुख शासकों के बारे में देखने को मिलता है। पहला था दोस्तों आपका करिकाल। कौन था? करिकाल। कौन था? करिकाल। और दूसरा था एलारा। कौन था? एलारा। तो 2 प्रमुख राजा आपके हुए कौन? चोल वंश में। करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक था। तो पहला महानतम शासक चोलों का कौन था दोस्तों? आपका करिकाल। कौन था? करिकाल। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, तो कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर के बांध का निर्माण किसने करवाया था? आपका करिकाल ने किया। और इसे ही आपका पुहार बंदरगाह कहा जाता है। क्या है? इसमें आपका जो प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह बना हुआ है कौन सा? कावेरीपत्तनम जो बंदरगाह है वो किस पर बना है? आपका कावेरी नदी के किनारे जो आपका बांध बनाया है। ठीक है, और वही बांध किसने बनाया था? करिकाल ने बनाया था। किसने? करिकाल ने। और इसे आपका जो है पुहार बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। इसी आपका बांध पर जो है पुहार बंदरगाह या कावेरीपट्टनम का निर्माण किया गया है। किसका? कावेरीपट्टनम का निर्माण किया गया। और इसी करिकाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? करिकाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? पुहार बंदरगाह का। किसका? पुहार बंदरगाह का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों करिकाल आपको ध्यान रखना है चोल वंश का महानतम शासक था, और इसने कावेरी नदी किनारे 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण करवाया था। और इसी बांध पर आपका जो है पुहार बंदरगाह बना हुआ है। एलारा ने क्या किया था? श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। किसने? एलारा ने। तो एलारा ने क्या? श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। तो यानी चोल राजवंश को एलारा तक भी आपको किसने? श्रीलंका तक भी किसने पहुंचाया था? एलारा ने। ठीक है, तो एलारा ने वहाँ पर भी क्या है 50 वर्षों तक शासन किया था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला जो राजनीतिक शक्ति हुई पांड्य साम्राज्य। कौन सा? पांड्य साम्राज्य। तो पांड्य राज्य के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि चोल राजवंश के बाद आपको जो है 3वीं शताब्दी में जब चोल राजवंश का उदय होता है उसके बाद कुछ समय तक इनकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है। किसके कारण? पांड्य वंश के कारण। ठीक है, और उसके बाद 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय होता है। तो यहाँ पर पांड्य साम्राज्य, उसी पांड्य साम्राज्य की हम बात करें दोस्तों, तो पांड्य वंश की प्रथम जानकारी किससे मिलती है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। कौन से? इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में हमें जो है पांड्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगम का आयोजन किया था। किसने? पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। तो यानी आपका जो 3 संगम हुए जिसको हम संगम काल कह रहे थे, ठीक है, तो इन 3 संगमों का आयोजन किसने कराया था? पांड्य राजाओं ने कराया था। किसने? पांड्य राजाओं ने किया था। पांड्य वंश मातृसत्तात्मक था। क्या था? पांड्य वंश जो था वो क्या था? मातृसत्तात्मक था। और इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मदुराई में। कहाँ पर? मदुराई में इसकी राजधानी थी। इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। ठीक है, और मदुराई में ही दोस्तों आपके 2 संगम हुए हैं। ठीक है, मैंने जो आपको मदुरा बताया, ठीक है, वही उसे मदुराई भी कहते हैं। और मदुराई में ही आपके जो है 3 संगम हुए थे। तो इसकी राजधानी मदुराई में है, मदुराई थी। और मदुराई में ही आपका 3 संगम, 2 संगम किसने करवाए थे? पांड्य राजा ने कराया था। और एक आपका कहाँ पर होता है? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आपका जो है, ठीक है, तो अगला आपका कौन सा था? 2 आपके जो है मदुराई में हुए थे, पहला और तीसरा। और दूसरा जो संगम आपका हुआ था कहाँ पर? अलवे में। कितना? कहाँ पर? अलवे में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। तो पांड्य राज्यों की जो प्रतीक चिन्ह क्या था वो क्या था? मछली। तो तीनों का प्रतीक चिन्ह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चेर का था आपका धनुष, चोल का था आपका बाघ, और आपका जो है पांड्य साम्राज्य का आपका मछली। तो इस वंश का प्रसिद्ध शासक होता है नोडियन। कौन होता है? नोडियन। और इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत भी की थी। तो किसकी पूजा की शुरुआत की थी? समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। अब हमने देखा था चोल वंश में ही आपका जो है
पत्नी पूजा की शुरुआत हुई थी, जिसको कणगी कहा जाता है ना। ठीक है दोस्तों, तो समुद्र पूजा की शुरुआत किसने की थी? नोडियोन ने। किसने की थी? नोडियोन ने की थी। यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो यह राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर बहुत सारे मोती यहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, तो यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांडवों की शक्तियों क्या हो गई? क्षीण हो गई थी। तो 5वीं शताब्दी के बाद क्या हो गया? पांडवों की शक्तियाँ क्षीण हो गई थी। और 9वीं शताब्दी के लगभग आपका जो है पुनः आपका चोल राजवंश का उदय यहाँ पर शुरू हो गया था, है ना। तो 5 शताब्दी तक इन्होंने अच्छा शासन किया, पर उसके बाद इनकी शक्तियाँ क्या होने लगी? टूटने लग गई। ठीक है, कम होने लग गई। संगम काल का प्रमुख साहित्य दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2 प्रमुख साहित्य हमें संगम काल के देखने को मिलता है। तोल्लाकप्पियम, ठीक है, जिसकी रचना आपके तोल्लाकप्पियार ने की थी, और शिल्पादिकारम, ठीक है, शिल्पादिकार, ठीक है, इसकी जो है रचना किसने की थी? इलांगो अदिगल ने। किसने? इलांगो अदिगल ने की थी। और तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन। कौन थे? मुरुगन आपके जो है तमिलों के प्रमुख देवता थे। तो तोल्काप्पियम किसकी रचना है? तोल्काप्पियार की। और शिल्पादिकारम किसकी रचना है? इलांगो अदिगल की रचना है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन। कौन थे? मुरुगन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा थ्योरी सेक्शन है। इसके बाद आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं, आप जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से आप इनको देखिए, और उसके बाद हम आज इनके PYQs को डिस्कस करेंगे। तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप ट्राई कीजिए होल्ड करके, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूँ। ये दोस्तों हमारे PYQs, इनको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर